सीटेट ईवीएस एनसीईआरटी क्लास 7 में आप सभी का स्वागत है। टेलीग्राम ज्वाइन करने के लिए आपको टाइप करना होगा टेट सीटेट क्लास या फिर @टेट सीटेट क्लास। अगर आपको प्रीवियस लेक्चर्स देखने हैं जो हमने अभी तक अपलोड किए हैं ईवीएस के, तो आपको टाइप करना होगा गूगल पे या यूट्यूब पे सीटेट ईवीएस एनसीईआरटी बाय अविचल सर। तो आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे, आप उनको देख सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं। अब मूव करते हैं आगे, और आगे अगर हम देखें तो हमको एनसीईआरटी में इस पूरे पैराग्राफ को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसमें से जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं सिर्फ वो हमको ध्यान में रखना है। जैसे यहाँ पे कचनार के फूल की सब्जी बनती है, ये आपको पॉइंट ध्यान रखना है, और यहाँ पे केले के फूलों की सब्जी बनती है। अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कचनार के फूलों की सब्जी कहाँ बनती है, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे उत्तर प्रदेश दिया गया कि उत्तर प्रदेश में जो रहने वाली नीलिमा है वो क्या करती है, कचनार के फूलों की सब्जी खाती है। और केरल में यामिनी रहती है जो केले के फूलों की सब्जी खाती है। तो हमारे आसपास के जो स्टेट्स हैं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, बिहार, यहाँ पे शायद केले के फूलों की सब्जी नहीं खाई जाती होगी, लेकिन केरल में खाई जाती है और बहुत टेस्टी बनती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये केले के फूल हैं। बेसिकली सब्जी में अगर हम देखें तो कौन सा भाग उपयोग किया जाता है, केले का जो ये वाला भाग होता है जो आप देख रहे हैं, ये वाला भाग, इसी को उपयोग किया जाता है सब्जी के रूप में। और जो ये कचनार का फ्लावर है, कचनार का फूल है, इसको सब्जी के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ से केवल आपको ये 2 पॉइंट ध्यान रखने हैं। आगे मूव करते हैं तो यहाँ पे पूरा पैराग्राफ दिया गया है। यहाँ पे जो मेन पॉइंट हैं वो डिस्कस करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, इत्र की छोटी सी शीशी बहुत सारे फूलों के रसों से बनती है। इसका मतलब कि बहुत सारे जो फ्लावर होते हैं उनका एक्सट्रैक्शन निकाला जाता है और उससे फिर इत्र यानी परफ्यूम बनता है। ठीक है, अगर थोड़ी हम हिस्ट्री में बात करें, इतिहास में बात करें अगर हम, तो हम जानते हैं कि पहली बार इतिहास में मुगल काल में, मुगल पीरियड में जो इत्र है उसका आविष्कार किया गया था। और उसका आविष्कार किसने किया था, तो उस समय जो सलीम था, सलीम का मतलब है हम बात कर रहे हैं जहांगीर के। तो उस समय जो जहांगीर सुल्तान था, जहांगीर की वाइफ की जो मदर थी उनका नाम था अस्मत बेगम। तो अस्मत बेगम ने इसको प्रिपेयर किया था। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे इतना डीप जाकर के कि इत्र का आविष्कार पहली बार किस टाइम में हुआ, तो मुगल काल में हुआ, और किसने किया, तो अस्मत बेगम द्वारा किया गया। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। अब यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है जो इत्र के लिए बहुत मशहूर है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि इत्र के लिए जो कन्नौज जिला है वो काफ़ी मशहूर कहा जाता है, माना जाता है। ठीक है, तो इस पूरे पैराग्राफ में हमें सिर्फ 2 बातें ध्यान रखनी है कि जो इत्र है उसका खोजबीन पहले कहाँ हुई, किसने आविष्कार किया, और कौन सा जो डिस्ट्रिक्ट है, कौन सा जिला है वो इम्पोर्टेंट है इत्र के लिए। तो ये बातें आप ध्यान रखेंगे। यहाँ पे अगर आगे बढ़े हम तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पर आसपास के इलाकों से ट्रकों में भरकर फूल लाए जाते हैं, फिर उनसे इत्र, गुलाब जल और केवड़ा तैयार किया जाता है। कन्नौज में इस काम में हजारों लोग लगे हुए हैं और इस तरीके से वहाँ पे इत्र का कारोबार चल रहा है। अब यहाँ पे आपको एक काम करना है, अगर आपके पास नक्शा है तो आप क्या कर सकते हैं कि बच्चों को नक्शे में उत्तर प्रदेश, केरल और महाराष्ट्र को ढूंढने को कहें, ताकि वो समझें कि इंडिया में कहाँ पे, किस पोजीशन पे, कहाँ पे उत्तर प्रदेश है, कहाँ पे केरला, कहाँ पे महाराष्ट्र है। अब आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि अगर उत्तर प्रदेश से केरला जाना है तो रास्ते में कितने स्टेट्स को पार करके जाना होगा। इस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग कमेंट करके नीचे लिखें कि अगर उत्तर प्रदेश से केरला जाना है तो रास्ते में कितने स्टेट लगेंगे, अगर उत्तर प्रदेश से महाराष्ट्र जाना है तो रास्ते में कितने स्टेट्स को पार करके जाना पड़ेगा। ठीक है, या फिर अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि केरला से महाराष्ट्र अगर जाना है तो रास्ते में कितने स्टेट को पार करना पड़ेगा, ये आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर आपको अगले वीडियो में मिलेगा। लेकिन उसके लिए आप लोग कोशिश करें कि आप खुद स्वयं आंसर करें कमेंट सेक्शन में। आगे मूव करते हैं तो यहाँ पे थोड़ा इम्पोर्टेंट बात बताई गई है फूलों के बारे में ही, क्योंकि बोला गया है कि बहुत सारी दवाइयाँ ऐसी होती हैं जिनमें भी फूलों का इस्तेमाल होता है। ठीक है, कई दवाइयों में फूलों का इस्तेमाल होता है। तो आपसे क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है स्टेटमेंट बना के कि क्या दवाइयों में फूलों का उपयोग होता है, तो आंसर है यस, होता है। नीचे अगर हम देखें यहाँ पे बहुत से फूलों जैसे गुलदावरी, जीनिया से रंग भी बनाए जाते हैं। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्या फूलों से रंग बनाए जाते हैं, तो आंसर होगा बिल्कुल सही, बनाए जाते हैं। जैसे कौन कौन से, गुलदावरी और जीनिया, तो इनसे रंग भी बनाए जाते हैं। ठीक है, और उन रंगों से कपड़ों को रंगा जाता है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन का आंसर करके आएंगे। यहाँ पे आपके सामने एक स्टोरी का छोटा सा पार्ट है। स्टोरी में कहा गया था कि स्टोरी में एक बाबा थे जो
अपना घर बना रहे थे, तो घर को बनाने के लिए उनको लकड़ी की आवश्यकता पड़ी, और लकड़ी वो कौन कौन सी यूज़ कर रहे थे ताकि उनमें दीमक ना लगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नीम और केकर यानी लकड़ी को दीमक ना लग जाए उसके लिए नीम और कीकर की लकड़ियाँ का फ्रेम तैयार किया जाता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि क्या नीम और कीकर की लकड़ियों में दीमक नहीं लगती है या फिर लगती है? तो आंसर क्या है? दीमक नहीं लगती है। या आपसे क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है कि दीमक ना लगे उसके लिए कौन कौन सी लकड़ी का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो क्योंकि आपकी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है नीम और कीकर, तो फिर ऑप्शन में उम्मीद है कि यही ऑप्शंस होंगे, तो आप लोग इसको भी ध्यान रखेंगे। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ये कीकर का ट्री है, इसी से लकड़ी जो प्राप्त होती है उसमें दीमक नहीं लगती है। दीमक बेसिकली क्या होती है, धीरे धीरे खोखला कर देती है, लकड़ी को खा जाती है, और उस तरीके से लकड़ी की जो ड्यूरेबिलिटी होती है वो खत्म हो जाती है। आगे मूव करते हैं। तो यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन चल रहा है, और यहाँ पे जो बर्ड्स हैं उनको कंपेयर किया गया है, ठीक है। तो यहाँ से जो इम्पोर्टेंट पार्ट हैं उनको डिस्कस हम करेंगे। हम सब जानते हैं कि कोयल बहुत मीठा गाती है, ठीक है, लेकिन वह अपना घोंसला स्वयं नहीं बनाती है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कोयल बहुत मीठा गाती है, वह अपना घोंसला स्वयं नहीं बनाती है, वह कौवे के घोंसले में अंडे देती है। तो क्वेश्चन बन सकता है कि कोयल किसके घोंसले में अंडे देती है? तो आंसर होगा कौवा। और कौवा अपने अंडों के साथ कोयल के अंडों को भी सेता है, और उसके बाद फिर जब उससे बच्चे निकलते हैं तो फिर बच्चे कोयल के उड़ जाते हैं इस तरीके से। तो बहुत ही बेसिक सी बात है, गाँव में घरों में ये बहुत बेसिक बात सबको पता रहती है कि कोयल अपना घोंसला खुद नहीं बनाती है, वो कौवे के घोंसले में अंडे देती है। तो अब आगे अगर हम देखें तो यहाँ पे आप देखेंगे नज़दीक में एक छोटा सा पेड़ है, उसी पेड़ की डाल से घोंसला लटका हुआ है। पक्षियों में भी कितना अंतर है, इसका मतलब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट पार्ट हमें डिस्कस करना है, ठीक है। कौवा काफ़ी इम्पोर्टेंट हमारे लिए एग्ज़ाम के लिहाज से बहुत इम्पोर्टेंट है। कौवा पेड़ की ऊंची डाल पर घोंसला बनाता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौवा का घोंसला किस पोजीशन पे कहाँ पे बनता है? तो आप ध्यान रखेंगे, कौवा पेड़ की ऊंची डाल पर घोंसला बनाता है, जबकि फाख्ता एक पक्षी है, वो क्या करता है, कैक्टस के कांटों के बीच या मेहंदी की मेड़ में घोंसला बनाता है। उसके अलावा देखें तो गौरैया आमतौर पर घर में या आसपास दिखाई देती है, वह कहीं भी घोंसला बना सकती है, जैसे अलमारी के ऊपर, आईने के पीछे इत्यादि। तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट पार्ट है, कौवा का घोंसला कहाँ बनता है? वो पेड़ की ऊंची डाल पे बनता है, और जबकि फाख्ता कहाँ बनाती है? कैक्टस पे। तो आपसे आंसर आ सकता है कि ऐसा कौन सा पक्षी है जो कैक्टस या फिर कैक्टस के कांटों के बीच, और हम जानते हैं कि जो कैक्टस है वो रेगिस्तान में उगने वाले पौधे होते हैं, कटीले पौधे होते हैं, उनको कैक्टस कहा जाता है, या फिर मेहंदी की मेड़ में घोंसला बनाती है। गौरैया हमारे घरों में आसपास कहीं न कहीं घोंसला बना सकती है, अलमारी के ऊपर या फिर आईने के पीछे। तो यहाँ पे बहुत सारे घोंसले आपको दिखाई दे रहे होंगे कि पक्षी अपने घोंसले बना रहे हैं। यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे अगर देखें तो कबूतर भी ऐसे ही अपना घोंसला बनाता है। कबूतर भी हमारे घरों के आसपास गुटरगू करते रहते हैं, बरामदे में आसपास घोंसला बनाते रहते हैं। तो यहाँ पे कबूतर भी ऐसे ही अपना घोंसला बनाता है। पुराने मकान या खंडहरों में, जो पुराने मकान होते हैं या फिर जो खंडहर होते हैं, वहाँ पे घोंसला बनाता है। बसंत गौरी जो गर्मियों में टुक टुक करते रहते हैं, पेड़ के तने में गहरा छेद बनाकर उसमें अंडे देते हैं। तो आपसे यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना है कि कौन सा ऐसा पक्षी है जो पेड़ में छेद करके उसमें अंडे देता है। तो बसंत गौरी जो गर्मियों में टुक टुक करते रहते हैं, पेड़ के तने में गहरा छेद बनाकर अंडे देते हैं, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे दर्जन चिड़िया, दर्जन चिड़िया मतलब होता है टेलर। भाई जो दर्जन होता है उसका मतलब क्या है, जो कपड़े सिलता है। तो जो दर्जन चिड़िया होती है, जो टेलर बर्ड यहाँ पे आप देख रहे हैं, वो क्या करती है, उसकी चोंच बहुत पैनी होती है। वो क्या करती है, उसकी चोंच बहुत नुकीली पैनी होती है। वो अपनी चोंच से इस तरीके से घोंसला बनाती है कि ऐसा लगता है कि उसने घोंसले में बहुत बारीक काम किया है, बहुत सिलाई की हुई है। तो इस तरीके से घोंसला बनाती है ताकि थैली जैसा स्ट्रक्चर बन जाए और थैली में अंडे दे देती है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे सनबर्ड है, यहाँ पे सनबर्ड है, इसको हम कहते हैं शक्कर खोरा, ठीक है। शक्कर खोरा किसी छोटे पेड़ या झाड़ी की डाली पर अपना लटकता हुआ घोंसला बनाते हैं। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट आपको ध्यान रखना है कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि पेड़ की डाली पर लटकता हुआ घोंसला कौन बनाता है, तो आंसर क्या होगा, सनबर्ड या फिर शक्कर खोरा बनाती है, ठीक है।
अब अगर आपसे पूछे कि घोंसले ये कैसे बने होते हैं, इसमें क्या खास चीज़ होती है, तो घोंसले में बाल हो सकते हैं, बारीक घास हो सकती है, उसके अलावा पतली टहनियाँ, सूखे पत्ते, रुई, पेड़ की छाल के टुकड़े और कपड़े के चीथड़ हो सकते हैं, यहाँ तक कि मकड़ी के जाल भी हो सकते हैं। तो इस तरीके से बहुत ही बारीकी से काम करके घोंसला पक्षी अपना बनाते हैं अंडे देने के लिए। अगर आगे मूव करें हम, तो आगे हम यहाँ देखेंगे, यहाँ पे ये है वीबर पक्षी। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे वीबर पक्षी है। इसके बारे में काफ़ी इंपॉर्टेंट बात आप ध्यान रखेंगे कि जो वीबर पक्षी होते हैं वो क्या करते हैं, सभी जो नर वीवर पक्षी होते हैं, यहाँ पे आप देखेंगे कि सभी जो नर वीवर पक्षी होते हैं अपने अपने घोंसले बनाते हैं। मादा वीवर उन सभी घोंसलों को देखती है और जिस घोंसले को वो लाइक करती है, जिसको वो पसंद करती है, जिसको वो अच्छा लगता है, उसी घोंसले को चूज़ करती है अंडे देने के लिए। तो आपसे क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है कि जो वीवर पक्षी होते हैं वो अपना घोंसला बनाते हैं मेल या फीमेल, तो इसका आंसर क्या होगा, जो मेल वीवर पक्षी होते हैं वो अपना घोंसला बनाते हैं और जो फीमेल वीवर पक्षी होते हैं वो उन्हीं में से किसी एक को पसंद करते हैं अंडे देने के लिए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रखना। तो इस तरीके से घोंसला होता है वीवर पक्षी का। आगे मूव करते हैं और आगे यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे एक कलचिड़ी है और यहाँ पे कौवा है। इन दोनों के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी है। पत्थरों के बीच खाली जगह में कलचिड़ी, इंडियन रोबिन जिसे कहते हैं, अपने अंडे देती है। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखेंगे कि आपसे पूछ सकता है एग्जाम में, कलचिड़ी अंडे कहाँ देती है, तो आंसर क्या होगा, पत्थरों के बीच जो खाली जगह होती है वहाँ पे कलचिड़ी, इंडियन रोबिन अंडे देती है। वहीं पे अगर देखें तो कलचिड़ी कौवे जैसी नहीं है। कौवे के घोंसले में तो लोहे के तार और लकड़ी की शाखाएं जैसी चीज़ें भी हो सकती हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि लोहे के तार किस घोंसले में दिखाई दे सकते हैं, तो आंसर होगा कौवे का घोंसला। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक पक्षी ऐसा है जिसकी दुम पर पैसा है, सिर से दुम तक दिखे नीला ही नीला। तो जाहिर सी बात है ये आपको दिख रहा है कि जो सिर से दुम तक यानी सिर से पूंछ तक ये नीला दिखाई दे रहा है, इसका मतलब कौन सा पक्षी है, और संकेत दिया गया कि हमारा राष्ट्रीय पक्षी है, इसका मतलब पीकॉक है। और हम जानते हैं कि पीकॉक का साइंटिफिक नेम क्या होता है, पावो क्रिस्टैटस। ठीक है, ये हमारा राष्ट्रीय पक्षी है, पावो क्रिस्टैटस। आगे अगर देखें कि यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि बसंत गौरी की तरह कोई और भी पक्षी पेड़ के तने में घोंसला बना के अंडे देता है क्या? अगर आपको पता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर उसका आंसर लिखें, नहीं तो उसका आंसर आपको अगले वीडियो में ज़रूर मिलेगा। आगे मूव करते हैं, यहाँ पे पक्षियों के पंजे के बारे में बताया गया है और उनका जो काम है, वो पंजे ऐसे क्यों होते हैं, वो किस तरीके से होते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जिन पक्षियों के पंजे कुछ इस तरीके से होते हैं, यानी उंगलियों के बीच में यहाँ पे हल्की सी स्किन होती है, ये बेसिकली तैरने में हेल्प करते हैं। जिन पक्षियों के पंजे बीच में बिल्कुल खाली होते हैं और बहुत पतली पतली उंगलियां होती हैं, ये बेसिकली टहनियों को पकड़ने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। और जिन पक्षियों के पंजे बहुत नुकीले नाखून होते हैं, बहुत स्ट्रांग होते हैं, वो शिकार को पकड़ने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे आप जानते हो कि जो चील होता है वो क्या करता है, उसके पंजे बहुत स्ट्रांग होते हैं, वो बड़े से बड़ा शिकार को पकड़ लेता है। उसके अलावा अगर देखें तो इस टाइप से जो पंजे होते हैं वो पेड़ पर चढ़ने के लिए उपयोग करते हैं और इस टाइप से जो होते हैं वो ज़मीन में चलने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। आगे मूव करते हैं तो यहाँ पे पक्षियों की चोंच के बारे में बताया गया है कि खाना खाने के लिए उपयोग की जाती है या फिर और किस किस तरीके से पक्षी चोंच को उपयोग करते हैं। तो अगर इस तरीके से देखेंगे हम तो काफ़ी नुकीली और बहुत स्ट्रॉन्ग चोंच है, ये मांस को चीरने फाड़ने के लिए इस्तेमाल की जाती है। यहाँ पे अगर देखें तो काफ़ी लंबी है चोंच, तो इसका उपयोग क्या होगा, लंबी चोंच का उपयोग से पक्षी को फ़ायदा मिलता है कि लकड़ी में छेद कर सकते हैं। इसके अलावा देखें तो यहाँ पे काफ़ी मुड़ी है, कर्व्ड है, तो फूलों का रस चूसने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। यहाँ पे अगर देखें तो काफ़ी ज़्यादा नुकीली है और लंबी चोंच है, कीचड़ में छानबीन करके कीड़े खोदकर निकालने के लिए उपयोग किया जाता है। और यहाँ पे छोटी सी है तो इसको क्या है, बीजों को दबाकर तोड़ने के लिए, क्योंकि छोटी है, ज़्यादा प्रेशर से फोर्स अप्लाई होगा तो जो बीज होंगे वो टूट जाएंगे, फूट जाएंगे। और यहाँ पे ये बेसिकली काटने के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो ये कुछ चीज़ें थी चोंच के बारे में। आगे मूव करते हैं तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट जो आपके एग्जाम में ज़रूर क्वेश्चन यहाँ से आ सकते हैं, आप लोग ध्यान रखेंगे कि गाय के आगे के दांत छोटे होते हैं, पत्तों को काटने के लिए, घास चबाने के लिए
पीछे के दांत चपटे और बड़े होते हैं। ठीक है, तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकती है कि गाय के आगे के दांत छोटे होते हैं कि बड़े होते हैं, तो आंसर क्या होगा? छोटे होते हैं। पत्तों को काटने के लिए, घास चबाने के लिए पीछे के दांत चपटे और बड़े होते हैं, यानी पीछे के दांत का इस्तेमाल होता है। यहाँ पे अगर देखें तो बिल्ली के बारे में क्या यहाँ पे बताया गया है, यहाँ पे आप गाय के बारे में देख सकते हैं। बिल्ली के बारे में अगर देखें तो यहाँ बिल्ली के दांत नुकीले होते हैं जो मांस फाड़ने और काटने के लिए काम में लाए जाते हैं। अगर हम देखें कि हमारे माउथ में दांत जो होते हैं तो उसमें कौन से दांत ऐसे होते हैं जो मांस को फाड़ने के लिए काम में लाए जाते हैं, तो यहाँ पे दांत जो होते हैं हमारे इस तरीके से दांत होते हैं 4, 2 ऊपर और 2 नीचे, 2 ऊपर होंगे 2 नीचे होंगे। कौन से होंगे? तो ये होते हैं कैनाइन। ये कैनाइन होते हैं जो चीरने फाड़ने के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। अब यहाँ पे सांप के बारे में और गिलहरी के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी दी गई है। सांप के दांत तो नुकीले होते हैं पर वह अपने शिकार को चबाकर नहीं खाता, वो पूरा निगल जाता है। सांप के दांत जो होते हैं वो नुकीले सिरेंज जैसे होते हैं। आपने सिरेंज देखा होगा कि जैसे सिरेंज में हम दवाई भर के अपने मांसपेशियों में इंजेक्ट कर देते हैं, उसी प्रकार सांप का जो दांत होता है वो सिरेंज जैसा होता है। पीछे विष ग्रंथि होती है, विष ग्रंथि में विष भरा होता है। जब वो सांप काटता है तो प्रेशर लगता है और इस विष ग्रंथि से विष जो है वो इंसान के बॉडी में इंजेक्ट हो जाता है। विष को इंजेक्ट करने के लिए काम में लाए जाते हैं और सांप के विष को हम कहते हैं वेनम। क्या कहते हैं? वेनम कहते हैं। और इसके लिए एंटी वेनम दी जाती है ट्रीटमेंट करने के लिए। यहाँ पे अगर देखें गिलहरी के बारे में तो गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि कौन से जीव के दांत, किसके दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं, तो आंसर क्या होगा? गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं। दांतों से काटने और कुतरने के कारण इनके दांत घिसते रहते हैं। तो क्योंकि आपने देखा होगा गिलहरी को हमेशा कुछ न कुछ चीज़ों को काटती कुतरती रहती है, इसी कारण दांत इसके घिसते रहते हैं। तो आज के वीडियो में यहीं तक है और अगले वीडियो में बात करेंगे नेक्स्ट। ये हमारा जो क्लास था वो क्लास 7 था और क्लास 8 में हम बात करेंगे इसके आगे और इम्पोर्टेंट जो भी एनसीईआरटी के डिस्कशंस होंगे, और कोशिश करेंगे कि बहुत जल्दी और बहुत अच्छी तरीके से सारा ईवीएस का कोर्स कंप्लीट कर दें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।